प्रिय छात्राओं, अब हम देखेंगे लेखा मानक 20। लेखा मानक 20 अर्निंग पर शेयर या प्रति अंश उपार्जन से संबंधित है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये किस उद्देश्य से बनाया गया है और ये आखिर है क्या। लेखा मानक 20 प्रति अंश उपार्जन को भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की परिषद द्वारा जारी किया, जो कि 1 अप्रैल 2000 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले लेखांकन अवधियों के संबंध में लागू होता है तथा अनिवार्य प्रकृति का है। यह ऐसी कंपनियों के संबंध में लागू होता है जिसके इक्विटी अंश या संभावित अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। एक कंपनी जिसके न तो इक्विटी अंश हैं और न ही संभावित इक्विटी अंश हैं, जो ऐसे सूचीबद्ध हैं लेकिन जो प्रति अंश उपार्जन की अभिव्यक्ति करते हैं, उक्त तिथि से इस मानक के अनुसार प्रति अंश उपार्जन की गणना तथा प्रकटीकरण करना चाहिए। यह जो लेखा मानक है उसके बारे में बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। इस विवरण का उद्देश्य प्रति अंश उपार्जन को निर्धारित एवं प्रस्तुतिकरण के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करना है, जो उसी अवधि के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच तथा एक ही कंपनी के लिए अनेक लेखांकन अवधियों के बीच निष्पत्ति की तुलना में सुधार लाएंगे। इस विवरण का मुख्य केंद्र प्रति अंश उपार्जन करना का निर्धारण है। भले ही प्रति अंश उपार्जन के समंकों की सीमाएं होती हैं, क्योंकि आय के निर्धारण हेतु प्रयुक्त विभिन्न लेखांकन नीतियां इसका कारण है। वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए यह एक निरंतर निर्धारण घटक होता है। इसका क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है? यह विवरण ऐसी कंपनियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए जिसके इक्विटी अंश या संभावित इक्विटी अंश भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। एक कंपनी जिसके पास न तो इक्विटी अंश हैं न ही संभावित ऐसे इक्विटी अंश हैं जो इस प्रकार सूचीबद्ध हैं, लेकिन जो प्रति अंश उपार्जन दिखाते हैं, उनको इस मानक के अनुसार प्रति अंश उपार्जन निकालना तथा बताना चाहिए। एकीकृत वित्तीय विवरणों में इस विवरण द्वारा अपेक्षित सूचनाएं एकीकृत सूचनाओं के आधार पर ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। थर्ड है, यह विवरण ऐसी कंपनियों पर लागू होता है जिसके इक्विटी या संभावित इक्विटी अंश भारत के एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। एक कंपनी जिसके न तो इक्विटी अंश हैं और न ही संभावित इक्विटी अंश हैं जो इस प्रकार सूचीबद्ध हों, उनकी प्रति अंश आय बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंपनियों के बीच वित्तीय प्रतिवेदन में तुलनीयता बढ़ जाती है यदि ऐसी कंपनी जिसको किसी विधान द्वारा ऐसा बताना अपेक्षित हो या जो प्रति अंश उपार्जन को बताने का चयन करता है। इस विवरण में व्यवस्थित सिद्धांतों के अनुसार प्रति अंश उपार्जन निकालते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है एक इक्विटी। इस विवरण के उद्देश्य हेतु इसके आगे बताए गए अर्थों के साथ निम्नलिखित मदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक इक्विटी अंश एक पूर्वाधिकार अंश के अतिरिक्त अंश, या एक पूर्वाधिकारी अंश एक ऐसा अंश जिसके साथ लाभांश तथा पूंजी के प्रति भुगतान के पूर्वाधिकार अधिकार जुड़े हों। एक संभावित अंश, एक संभावित इक्विटी अंश एक वित्तीय प्रपत्र या अन्य अनुबंध जो उसके धारक को इक्विटी अंश के लिए अधिकृत करें या अधिकृत कर सकें। इसके अलावा एक टर्म होती है अंश अधिपत्र या विकल्प। ऐसे वित्तीय प्रपत्र हैं जो धारक को इक्विटी अंश पाने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा उचित मूल्य, यह वह राशि है जिसके लिए एक संपत्ति का विनिमय किया जा सके या एक दायित्व निपटाया जा सके, एकदम आमने सामने साथ के लेन देन में संज्ञान तथा इच्छुक पक्षकारों के बीच। देखिए, ये सब परिभाषा हैं और आपको इसी तरह से याद करनी है। परिभाषाओं में कोई चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ये शब्द बता रही हूँ जो इसके पर्टिकुलर शब्द हैं। संज्ञान, इच्छुक पक्षकार या अंश अधिपत्र आपको इसी तरह से याद करने होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो 5th पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि ये एक रूल्स होते हैं, ये रूल से नियम होते हैं, जैसे कानून है वो फिक्स है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते। इस तरह से ये लेखा मानक है, एक तरह से नियम है। 5वां है इक्विटी अंश पूर्वाधिकारी अंशों के बाद ही अवधि के लिए शुद्ध लाभों में भाग पाते हैं। एक कंपनी में से एक से अधिक श्रेणी के इक्विटी अंश हो सकते हैं।
समान श्रेणी के इक्विटी अंशों को लाभांश पाने के भी समान अधिकार होते हैं। ये सब आप जानते हैं कि इक्विटी अंश पूर्वाधिकारी अंश का में क्या डिफरेंस है। पूर्वाधिकारी अंश भी कई प्रकार के होते हैं, वो आप सब पढ़ चुके हैं कि उनको केवल लाभों में ही पूर्वाधिकार प्राप्त है या पूंजी में ही पूर्वाधिकार है, या वो इक्विटी अंशधारियों की तरह ही उनको एक निश्चित सीमा में लाभांश देने के पश्चात पुनः अधिकार है। ये इसमें लिखा होता है। एक वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जो एक कंपनी की वित्तीय संपत्ति तथा किसी अन्य कंपनी के इक्विटी अंशों तथा वित्तीय दायित्व दोनों को जन्म देता है। इस उद्देश्य हेतु एक वित्तीय संपत्ति ऐसी कोई संपत्ति होती है जो कि रोकड़ ब किसी अन्य कंपनी की रोकड़ या वित्तीय संपत्ति पाने का एक अनुबंधात्मक अधिकार, स ऐसी शर्तों के साथ जो संभावित तौर पर अनुकूल रहे, एक अन्य कंपनी के साथ वित्तीय प्रपत्रों के विनिमय करने का एक अनुबंधात्मक अधिकार, या किसी अन्य कंपनी का इक्विटी अंश। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक वित्तीय दायित्व ऐसा कोई दायित्व होता है जो किसी अन्य कंपनी को रोकड़ या अन्य वित्तीय संपत्ति सौंपने के लिए या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किसी अन्य कंपनियों के साथ वित्तीय प्रपत्रों का विनिमय करने के लिए एक अनुबंधात्मक दायित्व है जो संभावित तौर पर प्रतिकूल होती है। संभावित इक्विटी अंशों के उदाहरण हैं ऋणपत्र अथवा पूर्वाधिकारी अंश जो इक्विटी अंशों में परिवर्तनीय हो, या अंश अधिपत्र, ऐसा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना सहित विकल्प जिसके अंदर किसी कंपनी के कर्मचारी अपने पारिश्रमिक के एक भाग के रूप में इक्विटी अंश पाने के लिए अधिक रहते हैं, तथा अन्य ऐसी ही योजनाएं। इसके अलावा इसमें बताया है संभावित इक्विटी अंशों का एक और लास्ट उदाहरण है कि अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं में उत्पन्न विभिन्न शर्तों की संतुष्टि पर जारी किए जाने वाले अंश, आकस्मिक तौर पर जारी किए जाने योग्य अंश, जैसे कि एक व्यवसाय का अधिग्रहण या अन्य संपत्तियों या मूलधन अथवा ब्याज के भुगतान में भूल करने पर ऋण अनुबंध के अंतर्गत जारी किए जाने योग्य अंश, यदि अनुबंध ऐसी व्यवस्था करे। इसके बाद सबसे लास्ट में दिया हुआ है इसके प्रस्तुतिकरण का 8 पॉइंट है। उसमें बताया गया है कि एक कंपनी को इक्विटी अंश के ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए लाभ तथा हानि के वितरण के मुख्य परस्पर मूल तथा अवमिश्रित उपार्जन प्रति अंश प्रस्तुत करनी चाहिए जिसको अवधि के लिए शुद्ध लाभों में भाग पाने का एक अधिकार प्राप्त है। लास्ट में यह बताया गया है कि यह विवरण मौलिक तथा अवमिश्रित उपार्जन प्रति अंश दिखाने की प्रत्येक कंपनी से अपेक्षा करता है, भले ही व्यक्त राशियां नकारात्मक ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से देखा हमने, ये जो लेखा मानक 20 है यह प्रति अंश उपार्जन अर्निंग पर शेयर से संबंधित है, जिसमें ये विभिन्न आपको पॉइंट्स बताए गए थे। ये अंश से संबंधित है और प्रति अंश आय से संबंधित है, तो इसको आप याद कीजिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, जिसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मापन, वो हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।